हेलो बच्चों, यहाँ पे हम लोग अब डिस्कस करेंगे सॉल्यूशन का पार्ट नंबर 4। ठीक है, इसके पहले हम लोग क्या क्या डिस्कस किए सबसे पहले देखते हैं। इसके पहले कल लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे वेपर प्रेशर, जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वेपर प्रेशर। इसमें क्या सीखे हम लोग? इसमें ये सीखे कि वेपर प्रेशर किस तरीके से वेपर प्रेशर एग्जर्ट करता है। सबसे पहले वो एक बार रिकॉल करवाता हूं मैं आपको। देखिए यहां पर ये मेरा एक कोई एपरेटस है, ठीक है। इसमें क्या किए थे, एक लिक्विड लिए, इसको क्या किए, सील कर दिए थे, इसको सील किए थे इस तरीके से। क्या होगा जब धीरे धीरे क्या होगा, चूंकि ये जो मटेरियल लिए हैं वो क्या है, वॉलेटाइल था तो क्या होगा, ये वेपर जनरेट होना स्टार्ट होगा। ये सपोज वेपर है इसका, ठीक है। ये क्या करेगा, एक इक्विलिब्रियम मेंटेन होगा इसके इनसाइड। क्या होगा, एक इक्विलिब्रियम मेंटेन होगा। किस तरीके से, देखिए जब वेपर होगा तो क्या होगा, ये इधर स्ट्राइक करेगा, इधर स्ट्राइक करेगा, ये पूरे सरफेस पे स्ट्राइक करना स्टार्ट करेगा। जब स्ट्राइक करेगा तो क्या होगा, यहाँ पर कभी कभी ये लिक्विड सरफेस पर भी स्ट्राइक करेगा। लिक्विड सरफेस पर स्ट्राइक करेगा तो क्या होगा, यहाँ पर जैसे ये लिक्विड सरफेस पर स्ट्राइक करेगा तो वो अपना एनर्जी क्या होगा, लूज कर देगा, ठीक है। जैसे वो अपना एनर्जी रिलीज करेगा तो वो वेपर फिर से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस केस में होगा क्या कि इस केस में एक डायनेमिक इक्विलिब्रियम मेंटेन होता है इनसाइड, ठीक है। इनसाइड एक डायनेमिक इक्विलिब्रियम मेंटेन होता है। इसका मतलब जितने नंबर ऑफ वेपर पार्टिकल्स बन रहे हैं उतने नंबर ऑफ वेपर पार्टिकल्स लिक्विड में कन्वर्ट हो रहे हैं। उस समय देखते हैं कि कि प्रेशर कितना वो लिक्विड सरफेस पर एक्सर्ट कर रहा है। दैट प्रेशर इज नोन एज वेपर प्रेशर, ठीक है। तो वेपर प्रेशर को हम लोग कल डिस्कस किए। उसके आगे डिस्कस किए थे रॉल्स लॉ, और रॉल्स लॉ को हम लोग डिफाइन किए थे। रॉल्स लॉ क्या है, तो ये बताए थे रॉल्स लॉ का डिफाइन करके किस तरीके से फॉर एनी सॉल्यूशन, किसी भी सॉल्यूशन में पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच वोलेटाइल कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन के प्रोपोर्शनल होता है। पार्शियल वेपर्स मुझे कैलकुलेट करना है तो वो किसके बराबर होगा, मोल फ्रैक्शन के बराबर होगा। P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, सो P इज इक्वल टू P0 इंटू x। ये हम लोग कल देख चुके हैं, ठीक है। ये हम लोग कल देख चुके थे। इसके ऊपर हम लोग एक ग्राफ भी ड्रॉ किए थे। वो ग्राफ को भी एक बार रिकॉल कर लेते हैं। किस तरीके से ग्राफ था ये, इस तरीके से हम ग्राफ लिए थे। इसमें क्या किए थे, ठीक है, ये रिजल्टेंट वेपर प्रेशर था। सपोज ये P1 है, ये P2, तो टोटल PT कितना होगा, PT इज इक्वल टू P1 प्लस P2, ठीक है। PT इज इक्वल टू P1 प्लस P2। ये वैल्यू कौन सा था बताइए, P1 नोट सपोज कर लेते हैं। ये यहाँ पे हम सपोज किए P1 ये है और ये P2 है, ठीक है, ये P2। तो ये P1 नोट था और सपोज कि ये कौन सा था, P2 नोट। क्लियर? तो अब मुझे बताइए कि किस तरीके से याद करने के लिए बताए थे कि फॉर्मूला को रिमेंबर आसानी से कर सकते हो। कैसे, टोटल प्रेशर इज कैसे निकाल देते हैं, PT इज इक्वल टू, जो नीचे है उसको लिखिएगा पहले P1 नोट प्लस हाइयर माइनस लोअर P2 माइनस P1 नोट माइनस P1 नोट इनटू P2 का क्या होगा, मोल फ्रैक्शन x2, ठीक है। इस तरीके से हम फॉर्मूला डिजाइन किए थे और उसके ऊपर ग्राफ ड्रॉ किए थे। क्लियर? अब हम लोग, और यहाँ पर रॉल्स लॉ में मतलब वेपर प्रेशर हम दो सॉल्यूशन का डिस्कस करना चाहते थे। कौन कौन सा, एक था लिक्विड प्लस लिक्विड सॉल्यूशन का, और दूसरा कौन सा था, सॉलिड प्लस लिक्विड का, ठीक है। सॉलिड प्लस लिक्विड का एक सॉल्यूशन था, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर लिक्विड प्लस लिक्विड सॉल्यूशन का सब कुछ एनालिसिस हम कर चुके थे। अब जो क्या बचा हुआ है, सॉलिड प्लस लिक्विड सॉल्यूशन का, ठीक है। इसके पहले नोट करके सबसे इंपॉर्टेंट चीज एक चीज है यहाँ पर कि देखिए यहाँ से कंफ्यूजन आपको ड्रॉ बन रहा होगा कि हेनरी लॉ और रॉल्स लॉ आपस में एक जैसा सिमिलरिटी है। इसमें किस तरीके से, हेनरी लॉ में किस तरीके से लिखे थे, हेनरीज लॉ में एक्सप्रेशन क्या था, P इज इक्वल टू KH इंटू x, ठीक है। इसमें भी जो पार्शियल प्रेशर था, ठीक है, सोलिबिलिटी डिपेंड्स करता है पार्शियल प्रेशर के ऊपर, ठीक है, हेनरी लॉ के अकॉर्डिंग।
मतलब ये जो है प्रेशर जो है वो मोल फ्रैक्शन के प्रोपोर्शनल होता था, ठीक है। अब रॉल्स लॉ में हम लोग क्या भी देखे, रॉल्स लॉ में भी देखे यही चीज, रॉल्स लॉ में भी यही एक्सप्रेशन मुझे मिला, क्या मिला था, P इज इक्वल टू पी नोट इंटू मोल फ्रैक्शन, यही मुझे मिला। तो अंतर क्या है इन दोनों एक्सप्रेशन में, डिफरेंस कहाँ पे है, इन दोनों एक्सप्रेशन में डिफरेंस सिर्फ किस चीज का, कांस्टेंट वैल्यू का। KH इस हेनरी लॉ में एक जो कांस्टेंट का वैल्यू है वो KH है, और इस केस में क्या चीज़ है, ये P नोट, ठीक है। तो इन दोनों में हम कह सकते हैं, मतलब इस तरीके से हम कह सकते हैं कि चूंकि पहले कौन सा आया, हेनरी, तो हम बोल सकते हैं कि रॉल्स लॉ इज अ स्पेशल केस ऑफ हेनरी लॉ। नोट करके आप लिखिए, कभी कभी पूछ देगा आपसे कि बताइए हेनरी लॉ इसका आप ये स्पेशल केस है या फिर रॉल्स लॉ इसका स्पेशल केस, तो कौन सा है, रॉल्स लॉ इज अ स्पेशल केस ऑफ हेनरी लॉ। बाद में कौन आया ये, तो इसका ये स्पेशल केस, ठीक है। अब हम लोग कौन सा है, मेरा नेक्स्ट टारगेट कौन सा है, सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कैलकुलेट करना चाहता है। और यहीं से एक नया सॉल्यूशन को हम लोग लिक्विड सॉल्यूशन को हम लोग दो कैटेगरी में डिवाइड करेंगे, दैट इज आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन, ठीक है। तो लेट अस टेक सॉलिड प्लस लिक्विड सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर, ठीक है। तो वेपर प्रेशर टॉपिक का नाम क्या होगा, वेपर प्रेशर ऑफ टॉपिक का नाम क्या है, हेडिंग देते हैं वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन, ठीक है। वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन, इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे सॉलिड इन लिक्विड, इसका मतलब क्या, एग्जाम्पल से समझिए, हम ऐसे बता चुका हूँ यहाँ पे सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन का एग्जाम्पल, जैसे आयोडीन एंड सल्फर, आयोडीन और सल्फर इन CH2, ये वाटर में डिजॉल्व नहीं होते हैं, इनके लिए स्पेशल एक सॉल्वेंट लेना पड़ेगा, वो कार्बन डाइसल्फाइड, क्लियर। अब यहाँ पर दूसरा एग्जाम्पल जो आसान आप समझते हैं, बार बार मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे, आप शुगर ले लो, ठीक है। आप पसंद आपका है ये नमक, साल्ट ले लो, NaCl, ठीक है, या फिर आपका सुक्रोज C6H12O6, ठीक है, ये मतलब ग्लूकोज ले लिया C6H12O6 प्लस वाटर, ये इनमें से कोई भी, ये सब किस चीज़ के एग्जाम्पल है, सॉलिड प्लस लिक्विड सॉल्यूशन के एग्जाम्पल है। अब यहाँ पे ये चीज देखेंगे कि सॉलिड प्लस लिक्विड सॉल्यूशन में किस तरीके से फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज होता है। फिजिकल प्रॉपर्टी में हम किसका देखेंगे, वेपर प्रेशर में क्या चेंजमेंट होता है, ठीक है। जैसे हम इस चीज को समझने के लिए एक बार क्या करते हैं, प्योर सॉल्वेंट ले लेते हैं, प्योर सॉल्वेंट को हम लोग रेड में दिखाते हैं, ठीक है। प्योर सॉल्वेंट को हम लोग यहाँ पर, प्योर सॉल्वेंट ये ले लिए, ठीक है, प्योर सॉल्वेंट को हम लोग रेड में दिखा रहे हैं, और इसको सील कर लिए हम लोग ब्लैक से, ठीक है। इसका जो वेपर होगा इस तरीके से, ठीक है। ये प्योर सॉल्वेंट क्या है, ये है आपका प्योर सॉल्वेंट है ये, ठीक है। और ये प्योर सॉल्वेंट का वेपर ऑफ, यहाँ पे लिख देता हूं, वेपर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, ये प्योर सॉल्वेंट का वेपर। सपोज करते हैं ये वेपर जो है वो प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है P1, कितना एक्सर्ट कर रहा है, ये प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है सरफेस पर, लिक्विड सरफेस पर P1 वेपर एक्सर्ट कर रहा है, ठीक है। अब दूसरा ये लेते हैं, ले लेते हैं क्या, एक सॉल्यूशन ले लिए, ठीक है। सॉल्यूशन लिए, सॉल्यूशन में यहाँ पर हम इसको भी हम क्या किए, सील कर दिए। यहाँ पे देखिए ये सॉल्यूशन ले लिए, ये सॉल्यूशन है आपका, ठीक है, ये सॉल्यूशन है आपका। अब सॉल्यूशन में क्या होगा, सॉल्यूशन बना है किस चीज से, दो चीज से बनेगा, एक सॉल्यूट और दूसरा सॉल्वेंट। यहाँ पे सॉल्यूट जो है नॉन वोलेटाइल, ठीक है, हम नॉन वोलेटाइल लिए हैं। नॉन वोलेटाइल का मतलब वैसा सब्सटेंस
दैट सब्सटेंस विच कांट फॉर्म वेपर, ठीक है। तो वेपर फॉर्म में जो बदल नहीं रहा, ठीक है, वैसे सब्सटेंस को हम लोग नॉन वोलेटाइल बोलते हैं। तो नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस को यहाँ पे डालना है, ठीक है। ये सब एग्जांपल हम यहाँ पे लिख चुके हैं। तो उस सब्सटेंस को यहाँ पे डाल दिए। अब देख रहे हैं कि कितना वो वेपर प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है। क्या वेपर प्रेशर कम होगा या ज़्यादा होगा, ठीक है। आप बताइए, यहाँ पे आप सोचना स्टार्ट कीजिए, क्या वेपर प्रेशर कम होगा या फिर ज़्यादा होगा, ठीक है। वेपर प्रेशर कम होगा या ज़्यादा होगा, बताइए मुझे। यहाँ पर इसी समय यदि आपको लग रहा है, ठीक है, तो इसी समय आप कमेंट बॉक्स में लिखिए कि हाँ वेपर प्रेशर कम होगा या फिर ज़्यादा होगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर वेपर प्रेशर कम होगा या ज़्यादा, तो सपोज कि ये वेपर प्रेशर यहाँ पर जो एग्जर्ट हो रहा है, ये ब्लैक वाले कलर से हम लोग दिखाना स्टार्ट किया, ठीक है। वेपर प्रेशर ये मेरा, ठीक है। सपोज ये वेपर प्रेशर P2, ठीक है। हम यहाँ पे बोल रहे हैं, आंसर कर रहे हैं, P2 जो है वो P1 से कम होता है। P2 जो है वो P1 से कम होता है। P2 जो है वो P1 से कम होता है। क्लियर? P2 जो है P1 से कम होता है। अब इसका रीजन हम यहाँ पे देंगे, ठीक है। P2 जो है P1 से कम होता है। क्यों होता है कम, इसको हम एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। देखिए किस तरीके से कम होगा, क्यों कम होगा, इसको हम लोग चेक करते हैं। जरा हम जूम करते हैं इस पिक्चर को, किस तरीके से माइक्रो लेवल पे बात करते हैं। देखिए ये पार्टिकल जिस तरीके से दिखाए थे, ये सॉल्वेंट का पार्टिकल है, इस तरीके से। क्लियर? इस तरीके से ये पार्टिकल्स, यहाँ पे भी ये क्या होगा, सॉल्यूशन में क्या होगा, सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों के पार्टिकल्स होंगे। तो यहाँ पे मुझे क्या दिखाना होगा, दो पार्टिकल दिखाना होगा। तो एक पार्टिकल को हम दिखा रहे हैं, सॉल्वेंट वाला पार्टिकल हम रेड से लिखे हैं, तो रेड वाला से दिखा देते हैं, ठीक है। ये दिखा दिए, रेड से हम दिखा दिए, ठीक है। और एक होगा क्या, सॉल्यूट का, सॉल्यूट के पार्टिकल्स को हम लोग ब्लैक से दिखा रहे हैं, ठीक है। सॉल्यूट के पार्टिकल को हम ब्लैक से दिखा रहे हैं, इस तरीके से। ये हम शेडेड कर दिए ताकि आपको समझ में आए, ठीक है। ये क्लियर? यहां पे भी इसको शेडेड कर देते ताकि अंतर समझ में आए आपको कि ये लिक्विड फेज में पार्टिकल्स है और ऊपर वाला क्या है, वेपर फेज में, ठीक है। अब देखिए होगा क्या यहाँ पे, इस केस में अंतर समझिए। इस केस में सभी मतलब इस सॉल्वेंट में सभी जो सरफेस पर सभी के सभी किसके पार्टिकल है, सॉल्वेंट के पार्टिकल्स, सभी के सभी सॉल्वेंट के पार्टिकल्स हैं। तो चांसेस क्या होगा कि सभी के सभी क्या होंगे, वेपर के फॉर्म में बदल सकते हैं। क्लियर? जब हीट एनर्जी मिलेगा वेपर के फॉर्म में बदल जाएंगे ये। लेकिन इस केस में क्या होगा, इस केस में आपको क्या है कि सरफेस पर कुछ पार्ट्स जो है, कुछ सर्टेन फ्रैक्शन, मतलब सरफेस का कुछ पार्ट जो होगा वो किससे होगा, कि वो किस पार्टिकल से घिरा होगा, वो कुछ पार्ट होगा सॉल्यूट के पार्टिकल्स। और सॉल्यूट के पार्टिकल्स कैसे हैं, सॉल्यूट के पार्टिकल्स नॉन वोलेटाइल नेचर के हैं, मतलब उनका वेपर फॉर्म नहीं हो सकता। वेपर फॉर्म नहीं होगा तो क्या होगा, चांसेस क्या होगा कि वेपर प्रेशर क्या होगा, इसका डिक्रीज करेगा, ठीक है। गारंटी है कि डिक्रीज करेगा, ठीक है। इस केस में ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि वेपर बनने का, इस केस में क्या होगा, पॉसिबिलिटी कम है वेपर प्रेशर बनने का। तो इस केस में वेपर प्रेशर कम जनरेट हो रहा है, सो वी कैन से P2 इज लेस देन P1। क्लियर? तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन में अब हम लोग क्या करेंगे, रोल्ट लॉ लगाते हैं। रोल्ट लॉ लगाते हैं तो रोल्ट लॉ के अकॉर्डिंग टू रोल्ट लॉ, ठीक है, क्या होगा, रोल्ट लॉ के अकॉर्डिंग क्या होगा बताइए, P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X मोल फ्रैक्शन के, ठीक है। ये किसका मोल फ्रैक्शन होगा बताइए मुझे, यहाँ पे किसका मोल फ्रैक्शन होगा, सॉल्यूट का या सॉल्वेंट का, सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन होगा। क्यों? क्योंकि सॉल्यूट जो पार्टिकल्स डाले हैं वो क्या है, एक नॉन वोलेटाइल है, नॉन वोलेटाइल का वेपर प्रेशर जनरेट नहीं होता। तो ये सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन नहीं, किसका है, सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन। यहाँ पे हम लिख रहे हैं सॉल्वेंट मोल फ्रैक्शन। सो बताइए क्या होगा, P इज इक्वल टू P नोट इनटू X मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है, इस तरीके से। तो वी कैन ड्रॉ ग्राफ ऐसा होगा, कैसा होगा जब बताइए मुझे। ये हम वेपर प्रेशर और ये मोल फ्रैक्शन, ठीक है। मोल फ्रैक्शन कैसा होगा ग्राफ, पासिंग स्ट्रेट लाइन, ये इस तरीके से P1 नोट P नोट, ठीक है, इस तरीके से होगा।
तो ये रहा आपका क्या चीज, रोल्स लॉ के रिगार्डिंग, मतलब वेपर प्रेशर इन केस ऑफ सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन का। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग, अब जो हम जैसा कि हम बता चुके हैं आपको कि अब हम लिक्विड सॉल्यूशन को हम दो कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। ठीक है, लिक्विड सॉल्यूशन को हम लोग दो कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। कौन कौन सा होगा, एक होगा आइडियल सॉल्यूशन और दूसरा कौन सा होगा, आइडियल सॉल्यूशन और दूसरा नॉन आइडियल सॉल्यूशन। दोनों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ नोट करने वाली बात यह है कि क्या ऑब्जर्वेशन, जब एक्सपेरिमेंट कर रहे तो क्या ऑब्जर्वेशन मिला था, एक चीज़ यहाँ पे कि सपोज जैसे हम बताएं यहाँ पे शुगर लिए या फिर नमक ले लिए या फिर सुक्रोज लेके एक्सपेरिमेंट को बार बार किया गया। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा इस पर कि शुगर लेके, नमक लेके और CS2 सॉल्वेंट में कभी कार्बन, ये सल्फर लेके, कभी आयोडीन लेके ये एक्सपेरिमेंट किया गया। और सबसे आश्चर्यजनक जो ऑब्जर्वेशन था, ठीक है, वो क्या था कि ये जो चीज़ है, मतलब वेपर प्रेशर में जो डिक्रीमेंट आ रहा था वो डिपेंड कर रहा था नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पर, ना कि नेचर के ऊपर। ठीक है, नेचर के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा था वो, किसके ऊपर डिपेंड कर रहा था, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स के ऊपर डिपेंड कर रहा था। ठीक है, तो हम लोग इसके आगे चर्चा करेंगे, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इसी पे बेस्ड है। तो हम लोग डिस्कस करते हैं नेक्स्ट, कौन सा टॉपिक है हम लोगों का, टॉपिक क्या था है नेक्स्ट आपका आइडियल एंड नॉन आइडियल। क्या बोलते हैं, बोले लिक्विड सॉल्यूशन को हम लोग, लिक्विड सॉल्यूशन को हम लोग कितने कैटेगरी में, आइडियल सॉल्यूशन एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन में डिवाइड करते हैं। ठीक है, अब देखते हैं आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या है। देखिए यहां से सीधा देखिए यहाँ पे आइडियल सॉल्यूशन का मीनिंग क्या है। आइडियल सॉल्यूशन उस सॉल्यूशन, आइडियल को किसको बोलते हैं, जैसे आप लोगों में बोलते हैं ना कि हाँ आइडियल लड़का है ये। आइडियल क्यों, क्योंकि जो डिसिप्लिन मेंटेन किया गया आपके लिए, ठीक है, वो यदि आप फॉलो करते हैं, दैट बॉय इज आइडियल बोलते हैं हम लोग, या गर्ल इज। ठीक है, तो यहाँ पर गैर ये सॉल्यूशन कब आइडियल होगा, तो रोल्ट लॉ को जो फॉलो करें। ठीक है, जो रोल्ट लॉ को फॉलो करे उसको हम लोग क्या बोलेंगे, आइडियल सॉल्यूशन। आप आइडियल गैस इक्वेशन क्लास 11 में भी पढ़ चुके हैं। जो गैस, वैसा गैस जो PV इज इक्वल टू NRT, PV इज इक्वल टू NRT को जो क्या करता हो, फॉलो करता हो, उसको हम लोग क्या बोलते थे, आइडियल गैस बोलते थे। ठीक है, इस इक्वेशन को जो फॉलो कर रहा हो, या बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगाड्रो लॉ, ठीक है, इन सब को जो फॉलो कर रहा हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आइडियल गैस। उसी तरीके से वैसा सॉल्यूशन जो रोल्स लॉ को इंटायर कंसंट्रेशन फॉलो करे। इंटायर कंसंट्रेशन का मतलब कंसंट्रेशन कम हो या फिर कंसंट्रेशन ज़्यादा हो, सभी कंसंट्रेशन पर जो फॉलो कर रहा हो उसको हम बोलेंगे आइडियल सॉल्यूशन। तो फर्स्ट पॉइंट इसके रिगार्डिंग क्या होगा और इसके रिगार्डिंग क्या होगा बताइए। आइडियल सॉल्यूशन में क्या होगा, आइडियल सॉल्यूशन हम लिखेंगे फॉलोज रोल्स लॉ थ्रू इंटायर कॉन्सेंट्रेशन, और इसमें क्या लिखेंगे, डज नॉट फॉलो। ठीक है, नहीं फॉलो करते हैं, रोल्स लॉ को नहीं फॉलो करते हैं। अब दूसरा ये कि इसमें आइडियल सॉल्यूशन में दो प्रॉपर्टी होता है। दो प्रॉपर्टी कौन कौन सा, कि उनका डेल एच मिक्सिंग, इंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग 0 होगा और वॉल्यूम मिक्सिंग डेल भी इज इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, दो प्रॉपर्टी कौन कौन सा, डेल एच मिक्सिंग इक्वल टू 0, डेल भी मिक्सिंग इक्वल टू 0। इन दोनों का मीनिंग क्या है समझते हैं। डेल एच मिक्सिंग का मतलब क्या हो, इंथैल्पी मिक्सिंग का मतलब जैसे सॉल्यूट है, सॉल्वेंट है। एक सपोज ये मेरा टेस्ट ट्यूब है, ठीक है, ये मेरा अलग टेस्ट ट्यूब है, इन दोनों, इसमें सॉल्यूट है, इसमें सॉल्वेंट है, इन दोनों को आपस में मिला दिया, क्या होगा, सॉल्यूशन बनेगा। जब सॉल्यूशन मेरा बना, ठीक है, सॉल्यूशन बना तो इसमें देखेंगे कि ना ही ये जो टेस्ट ट्यूब है वो ना ही गर्म होना चाहिए ना ही ठंडा होना चाहिए।
ठीक है। यदि ऐसा पॉसिबिलिटी नहीं हुआ, ना ही गर्म हुआ ना ही ठंडा हुआ, तो हमको बोलेंगे, हम इसमें क्या बोलेंगे, डेल एच मिक्सिंग इक्वल टू जीरो। इंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग क्या है, जीरो। ठीक है, डेल एच मिक्सिंग इक्वल टू जीरो। और सपोज इसमें हम 10 ml लिए थे सॉल्यूट, इसमें 20 ml लिए थे सॉल्वेंट। 20 अब दोनों को मिक्स कर दे तो होना कितना चाहिए, 30 ml। यदि 30 ml से ज़्यादा होता है या कम होता है तो डेल वी मिक्सिंग क्या होगा, जीरो के बराबर नहीं होगा। ठीक है, तो डेल वी मिक्सिंग जीरो के इक्वल नहीं होता है। तो इस केस में क्या हो, मतलब आइडियल सॉल्यूशन आइडियल सॉल्यूशन के क्या क्या दो प्रॉपर्टी बने, डेल एच मिक्सिंग इक्वल टू जीरो एंड डेल वी मिक्सिंग इक्वल टू जीरो, दो प्रॉपर्टी। ठीक है, अब यदि हम आइडियल सॉल्यूशन का माइक्रो मॉलिक्यूलर लेवल पर चर्चा करें, मॉलिक्यूलर लेवल पर देखें तो आइडियल सॉल्यूशन को किस तरीके से डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो आइडियल सॉल्यूशन को डिफाइन किस तरीके से किया जाता है, सपोज करते हैं कि सॉल्यूट जो बना हुआ है, सॉल्यूट मेरा ये सॉल्यूट है। ठीक है, ये सॉल्यूट है, वो बना हुआ है किस चीज से, ठीक है, ये है, ये ए टाइप के पार्टिकल से बना हुआ है। सॉल्वेंट जो है वो मेरा बना हुआ है, सॉल्वेंट जो है ये बना हुआ है, ये क्या है, बी टाइप के पार्टिकल से बना हुआ। सॉल्यूट जो बना हुआ है ए टाइप के पार्टिकल से और सॉल्वेंट जो बना हुआ है बी टाइप के पार्टिकल से बना हुआ। अब इसमें सॉल्यूट में क्या होगा कि पार्टिकल के बीच में इंटरेक्शन होता है। क्लास 9 में पढ़े होंगे कि मैटर के कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर में क्या होता है कि पार्टिकल्स के बीच में क्या होता है, इंटर एटॉमिक अट्रैक्शन होता है। ठीक है, मतलब अट्रैक्शन होता है इन दोनों के बीच में। तो ये ए का बीच में अट्रैक्शन होगा। ठीक है, ए के बीच में क्या होगा, यहाँ पर एक इंट्रैक्शन होगा। यहाँ पे क्या होगा, बी के बीच में इंट्रैक्शन होगा कि नहीं। तो ए और बी का इंट्रैक्शन यहाँ पर यदि मॉलिक्यूलर लेवल पर बात करें तो क्या होगा, आइडियल सॉल्यूशन में ए का जो इंट्रैक्शन होगा वो बी के इंट्रैक्शन के बराबर होगा, ए बी के इंट्रैक्शन के इक्विवेलेंट होगा। मतलब ये सब क्या होना चाहिए, इक्विवेलेंट होना चाहिए। ठीक है, मतलब क्या कि ए का जो इंट्रैक्शन होना चाहिए वो बी के बराबर और ए बी के बराबर होना चाहिए। ठीक है, ये तीनों इंट्रैक्शन आपस में सिमिलर होना चाहिए, तभी हम बोलेंगे कि आइडियल सॉल्यूशन हुआ है। तो इस इतने मतलब क्या बोलते हैं, फाइन डिफिनेशन को देख के आपको समझ में आ रहा होगा कि क्या कोई रियली में आइडियल सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं क्या, नहीं, बिल्कुल नहीं। आइडियल सॉल्यूशन रियली में एग्जिस्ट नहीं करते, बट सम ऑफ द सॉल्यूशन विच शोज लाइक आइडियल सॉल्यूशन, कुछ ऐसे भी एग्जाम्पल हैं जो आइडियल सॉल्यूशन की तरह ट्रीट करते हैं। ठीक है, हम एग्जाम्पल लेंगे उनके एक्सप्लेन करने के लिए। ठीक है, उसके पहले ये दोनों पॉइंट हम लिख लेते हैं यहाँ पर। इस केस में बताइए क्या होगा, इस केस में डेल एच मिक्सिंग क्या जीरो के बराबर होगा, नहीं होगा। नॉन आइडियल है तो क्या होगा, डेल एच मिक्सिंग इज नॉट इक्वल टू जीरो, डेल वी मिक्सिंग इज नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, और तीसरा यहाँ पर इस केस में क्या होगा, ए का जो इंटरेक्शन होगा इज नॉट इक्वल टू ए बी, इज नॉट इक्वल टू ए बी बी। ठीक है, यहाँ पे अब फोर्थ पॉइंट कौन सा हुआ, ये पॉइंट नंबर 1। ठीक है, ये पॉइंट नंबर 1 था, सेकेंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, ठीक है, और फोर्थ पॉइंट। अब चलते हैं फोर्थ पॉइंट पे। ठीक है, फोर्थ पॉइंट पे सबसे जरूरी चीज जो है वो है एग्जाम्पल इसका। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल आइडियल सॉल्यूशन का अक्सर पूछा जाता है। ठीक है, अक्सर एग्जाम्पल पूछा जाता है, आइडियल सॉल्यूशन का एग्जाम्पल बताइए। यदि आप बोर्ड लेवल का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये सब आपके दिमाग में सेट होना चाहिए। कभी भी पूछ सकता है 2 मार्क के लिए, बताइए डिफरेंस बिटवीन आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है, या फिर यदि आप जेईई या नीट का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये तो डाटा बिल्कुल ही होट पे होना चाहिए। डेल एच मिक्सिंग इक्वल टू जीरो, डेल वी मिक्सिंग इक्वल टू जीरो, ए का इंट्रैक्शन बी के इंट्रैक्शन इज इक्वल टू ए बी के इंट्रैक्शन के बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर आइडियल और नॉन आइडियल का नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं, आइडियल और नॉन आइडियल का। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल अब लेते हैं, एग्जाम्पल ऑफ आइडियल सॉल्यूशन का कौन सा। तो सबसे पहले एग्जाम्पल है बेंजीन किस तरीके से लिखते हैं, इस तरीके से, और दूसरा टॉल्यूइन, बेंजीन एंड टॉल्यूइन, दीज 2 आर एग्जाम्पल ऑफ आइडियल सॉल्यूशन। दूसरा मतलब इन दोनों को आपस में मिक्स करेंगे तो ये एक आइडियल सॉल्यूशन फॉर्म करता है। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या, C6
C2H5Cl एंड C2H5Br। इसका नाम बताइए आप लोग। क्लोरोइथेन एंड ब्रोमोइथेन, सिर्फ क्लोरीन और ब्रोमीन का अंतर किया है, ठीक है। क्लोरोइथेन एंड ब्रोमोइथेन आर द एग्जाम्पल ऑफ आइडियल सॉल्यूशन। क्लियर? एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 2, और दूसरा ये है हेक्सेन C6H14 एंड C7H16। हेक्सेन एंड हेप्टेन, ठीक है। हेक्सेन एंड हेप्टेन आर द इसका जो दो मिक्सचर होगा वो भी एक आइडियल सॉल्यूशन की तरह ट्रीट करता है, ठीक है। तो इस तरीके से एग्जाम्पल आपके दिमाग में सेट होना चाहिए, आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन का एग्जाम्पल आपके दिमाग में सेट होना चाहिए। अब हम लोग बचा क्या, नॉन आइडियल का। अब आइडियल सॉल्यूशन का ग्राफ कैसा होगा, यदि चूंकि रोल्स लॉ को फॉलो कर रहा है तो इसका ग्राफ कैसा होगा, तभी हम बता चुके हैं कैसा होगा। इधर से ऐसे इस तरीके से आइडियल सॉल्यूशन का ग्राफ इस तरीके से डॉट डॉट दिखा देंगे, ठीक है। तो आइडियल सॉल्यूशन का ग्राफ ऐसा होगा। लेकिन नॉन आइडियल के सॉल्यूशन का ग्राफ कैसा होगा, चूंकि वो रोल्स लॉ को फॉलो नहीं कर रहा तो किस चीज को फॉलो कर रहा है, हम लोग ये देखते हैं, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन को एक्सप्लेन करते हैं। देखिए अब यहां पर नॉन आइडियल सॉल्यूशन को हम लोग डिस्कस करते हैं। नॉन आइडियल सॉल्यूशन हम लोग सीख चुके हैं कि जो रोल्स लॉ को फॉलो नहीं कर रहा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन आइडियल, ठीक है। जिसका डेल एच मिक्सिंग नॉट इक्वल टू 0, डेल वी मिक्सिंग इज नॉट इक्वल टू 0, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, नॉन आइडियल, ठीक है। तो यहाँ पर चूंकि रोल्स लॉ को फॉलो नहीं कर रहा है तो किसके वो उसका ग्राफ कैसा होगा, पहले वो उसको कंक्लूड करते हैं। देखिए यहाँ पर यदि नॉन आइडियल सॉल्यूशन को हम लोग कैटेगराइज करें, दो भाग में डिवाइड करें तो कैसा होगा। एक जो होगा कि जो रोल्स लॉ से पॉजिटिव डेविएशन शो करता हो और रोल्स लॉ से जो निगेटिव डेविएशन शो करता हो। जैसे एग्जांपल रोल्स लॉ का पहले हम ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। ये है आपका, ये है P1, ठीक है। ये है आपका, इसको P2 सपोज किए और इसको P1। ये क्या होगा, P1 नोट, ये क्या होगा, P2 नोट। ये या फिर इसको हम लोग यहाँ पे इस तरीके से डैश में किए हैं हम इसको, ठीक है। P1 नोट और P2 नोट, ये है आपका पार्शियल प्रेशर मोल फ्रैक्शन का यूनिट यहाँ पर इस तरीके से। अब देखिए इस केस में दो ही पॉसिबिलिटी है। दो पॉसिबिलिटी क्या क्या, एक पॉसिबिलिटी ये कि चूंकि ये रोल्स लॉ का ग्राफ तो इस तरीके से स्ट्रेट लाइन, तो रोल्स लॉ से या तो ऊपर चले ये ग्राफ या फिर क्या होगा, नीचे चले। दो पॉसिबिलिटी बनता है। तो रोल्स लॉ से जो ऊपर चल रहा है इसका मतलब क्या कि वो वेपर प्रेशर कुछ ज़्यादा दे रहा होगा, और रोल्स लॉ से जो नीचे चल रहा है उसका मतलब वो क्या, वेपर प्रेशर से कम, वेपर प्रेशर कम दे रहा होगा, ठीक है। यहाँ पर P2 चूंकि P2 का है तो x2 इज इक्वल टू कितना होगा, इधर 0, और x2 इज इक्वल टू यहाँ पे कितना होगा 1, यहाँ पे x1 इज इक्वल टू 0, यहाँ पे x1 इज इक्वल टू कितना 1, ठीक है। अब इस चीज़ में दो पॉसिबिलिटी किस तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं। देखिए x2 इज इक्वल टू 0, जब x2 इज इक्वल टू 0 से x2 इज इक्वल टू 1 की तरफ बढ़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं यहाँ पे 0.3 होगा। ये x2 इज इक्वल टू यदि हम थोड़ा 0.3, इस पोजीशन पर क्या होगा 0.3, इस पोजीशन पर क्या होगा 0.5, इस पोजीशन पर क्या होगा 0.7, ऐसा होगा। 0.3 पर P2 का जो पार्शियल प्रेशर वो कितना है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये इस तरीके से। 0.5 पर प्रेशर कितना है, जरा देखिए परपेंडिकुलर ड्रॉ के इस पे। 0.7 पर पार्शियल प्रेशर कितना है, ये इस तरीके से है कि नहीं, इस तरीके से निकालते हैं।
पॉजिटिव डेविएशन, अब पॉसिबिलिटी क्या क्या है वो चेक करते हैं। पॉसिबिलिटी क्या है, अब 0.3 पर चूंकि ये नॉन आइडियल है तो 0.3 पर या तो वेपर प्रेशर कम होना चाहिए, यहाँ होना चाहिए, और नहीं तो वेपर प्रेशर क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए, यहाँ होना चाहिए। ठीक है, वेपर प्रेशर या तो कम होना चाहिए, यहाँ होना चाहिए, नहीं तो वेपर प्रेशर ज़्यादा होना चाहिए, यहाँ पे। वेपर प्रेशर कम होना होगा तो यहाँ पे होगा, वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा तो यहाँ पे होगा, इस तरीके से। तो देखा क्या गया कि नॉन आइडियल सॉल्यूशन में ये जो स्ट्रेट लाइन है उससे ग्राफ नहीं जाता। वो ग्राफ किस तरीके से जाता है, वो ग्राफ जाता है इस तरीके से। ये दो टाइप का पॉसिबिलिटी जनरेट होता है। सपोज यदि ऊपर वाला को हम मिलाते हैं तो इस तरीके से ग्राफ होता है, ठीक है, इस तरीके से जाता है, इस तरीके से ग्राफ जाता है। तो इसका भी ग्राफ कैसा होगा, इस तरीके से होगा। तो चूंकि जो ऊपर से ग्राफ गया है, इसका P1 में भी ऊपर से गया, P2 में ऊपर से, इसमें भी ऊपर से गया है, इसको हम लोग बोलेंगे पॉजिटिव डेविएशन। ठीक है, रोड्स लॉ से जो पॉजिटिव डेविएशन दिखा रहा है। ठीक है, अब दूसरा पॉसिबिलिटी क्या है, यदि वो नीचे से, मतलब कि दूसरा पॉसिबिलिटी क्या था कि जितना होना चाहिए उससे कम वेपर प्रेशर ये जनरेट कर रहा है, उस मोल फ्रैक्शन में कम वेपर प्रेशर जनरेट कर रहा है। तो क्या होगा, जो ग्राफ यहाँ से मूव चल रहा था उसके वो क्या होगा, वो कम जनरेट करेगा। तो ग्राफ कैसा दिखेगा, इस टाइप से। ग्राफ कैसा दिखेगा, इस टाइप से। ग्राफ कैसा दिखेगा, इस टाइप से। फिर से आप समझिए, रोल्स लॉ का ब्लैक वाला जो मेरा ये है, ब्लैक वाला जो ये है, ये क्या है, एक्चुअल रोल्स लॉ का ग्राफ है। ठीक है, रोल्स लॉ का ग्राफ जो हम रेड वाला दिखाएं, ठीक है, रेड वाला जो हम दिखाया, रेड वाला जो दिखाया वो कैसा है, वो रोल्स लॉ से पॉजिटिव डेविएशन जो शो कर रहा है, रोल्स लॉ से जो पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहा है। ठीक है, रोल्स लॉ से जो पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहा है। ठीक है, और ग्रीन वाला जो है वो रोल्स लॉ से जो नेगेटिव डेविएशन शो कर रहा है। ठीक है, शो कर रहा है। क्लियर? तो इसके अकॉर्डिंग तीन टाइप का ग्राफ तो हम समझ लिए, तीन टाइप का ग्राफ है, ये हम सीख चुके हैं। रोल्स लॉ का ग्राफ हम देख चुके हैं। रोल्स लॉ से पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहा है, ठीक है, और ये नेगेटिव जो डेविएशन शो कर रहा है, दो टाइप का। अब ये पहला क्वेश्चन ये उठता है कि ये क्यों शो कर रहा है, ठीक है, और उसके क्या एग्जाम्पल है, जरूर एग्जाम्पल होगा, तभी तो जब शो किया होगा, एक्सपेरिमेंटली जब देखा गया है तो गारंटी है कि एग्जाम्पल होगा। तो एग्जाम्पल देखेंगे, और जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है, इनमें से विच ऑफ द फॉलोइंग, मतलब 4 ऑप्शन दिया रहेगा आपको, और उनमें से पता करना है कि कौन सा पॉजिटिव डेविएशन शो करता है। ये फैक्ट का चीज़ है, आपको दिमाग में रखना ही होगा। ठीक है, तो रोल्स लॉ से जो पॉजिटिव डेविएशन क्यों शो करता है, सबसे पहले इस आंसर को लेते हैं, उसके बाद डाटा फैक्ट जो है वो देख लेंगे पूरा। ठीक है, तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेते हैं। पॉजिटिव डेविएशन में सपोज एक एग्जाम्पल लिए हम लोग, एग्जाम्पल ऑफ पॉजिटिव डेविएशन। ठीक है, पॉजिटिव डेविएशन का एग्जाम्पल लेके देखते हैं। इसे एग्जाम्पल कौन सा है कि C2H5OH अल्कोहल, ठीक है, अल्कोहल का, और अल्कोहल एंड मिक्सचर ऑफ अल्कोहल एंड एसीटोन, मिक्सचर ऑफ अल्कोहल एंड एसीटोन। देखिए दोनों जो कंपाउंड है वो वेल नोन है आपको। अल्कोहल मुझे नहीं लगता है कि आप लोग जानते ही होंगे अल्कोहल, ठीक है, और दूसरा चीज़ एसीटोन। एसीटोन जो है वो नेल पॉलिश रिमूवर, लड़कियां जानती होगी, ये बॉयज जानते होंगे, ये गर्ल्स जानते होंगे। ठीक है, तो एसीटोन एक नेल पॉलिश रिमूवर की तरह यूज होता है। जब इन दोनों को आपस में मिलाएंगे तो क्या बनता है, एक पॉजिटिव डेविएशन का एग्जाम्पल बनता है। ठीक है, क्यों बनता है जरा देखते हैं। देखिए अल्कोहल में देखिए किस तरीके से C2H5OH का इस तरीके से होगा,
क्लियर। यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने के कारण क्या होगा, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने के कारण क्या होगा, इस पे नेगेटिव चार्ज, इस पे पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या होंगे, इधर शिफ्ट होना स्टार्ट होगा। आप लोग जानते होंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का सीरीज, फोन, कलीबर, ISCPH, ठीक है। तो ये इसका कितना 4, 3.5 और इसका कितना 2.1, ठीक है। ISCPH इसका कितना 2.1, 2.5। तो इसमें देखिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस कितना है 3.5, इसमें कितना 2.1। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस 3.5, यहाँ पे 2.1। चूंकि डिफरेंस है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में तो क्या होगा कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब ही होता है कि इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ खींचने का टेंडेंसी। तो ये क्या करेगा, इसका पावर 3.5 है, इसका पावर 2.5 है। तो क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन बीच में है उसको क्या करना स्टार्ट करेगा, ये खींचना स्टार्ट करेगा। खींचने के कारण इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कौन सा, नेगेटिव, तो इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा। अब दूसरा मॉलिक्यूल, ये मॉलिक्यूल सपोज ये, ठीक है, दूसरा मॉलिक्यूल जब हम लेंगे तब क्या होगा, सपोज यहाँ से H और यहाँ O, C, इस तरीके से हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, ठीक है। तो यहाँ पे भी नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, तो इसके नेगेटिव इसके पॉजिटिव के बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। इसी अट्रैक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। तो चूंकि यहाँ अंदर में पहले क्या है, ऑलरेडी अल्कोहल मॉलिक्यूल्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड लग रहा, ठीक है, जो काफी एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। लेकिन जैसे ही एसीटोन आया, ठीक है, एसीटोन आया तो क्या हुआ, इस होस्ट मॉलिक्यूल में ये एंट्री मार दिया। एसीटोन आने से क्या होगा कि जो हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा था इन दोनों के बीच में, वो बोलते हैं ना क्या चीज, कबाब का हमें हड्डी बनना, वही हुआ। एसीटोन क्या किया, यहाँ पर होस्ट मॉलिक्यूल के बीच में एंट्री मार दिया। एसीटोन आने से क्या हुआ, हाइड्रोजन बॉन्डिंग का जो बॉन्ड था वो कमजोर होना स्टार्ट हुआ। इससे होगा क्या, इससे क्या होगा, मेरे पास अब इसका कंसिक्वेंसेस देख लेते हैं, क्या प्रभाव पड़ता है इसका। सपोज मेरे पास 100 जूल, ठीक है, 100 जूल एनर्जी है, जिसमें मान लीजिए कि 10 मॉलिक्यूल्स जो है वो वेपर फॉर्म में, एक मॉलिक्यूल्स को वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होने में 10 जूल एनर्जी चाहिए, तो 10 जूल एनर्जी लेके वो वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हुआ। अब क्या हुआ, पहले मतलब इस तरीके से समझिए कि ये जो है अल्कोहल का मॉलिक्यूल है, ठीक है, इथेनॉल का मॉलिक्यूल है, इस तरीके से हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। इसको एक एक मॉलिक्यूल्स को हटने के लिए 10 जूल चाहिए, ठीक है, 10 लेके ये रिलीज हो गया, वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हुआ। अब जब ये एसीटोन देने से क्या हुआ, एसीटोन जैसे ही हम दे दिए इसमें, एसीटोन देने से क्या हुआ कि इन दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा था वो कमज़ोर हुआ। तो क्या हुआ, ये 10 में ना लेके ये 9 में ही ये वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। तो बताइए कितने मॉलिक्यूल्स सब वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होंगे। जब एसीटोन आ गया तो कितने मॉलिक्यूल्स, ये 11 मॉलिक्यूल्स कन्वर्ट हो जाएंगे। तो चूंकि एक मॉलिक्यूल्स का इंक्रीमेंट हुआ, एक मॉलिक्यूल्स ज़्यादा वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ, वेपर प्रेशर इंक्रीज हुआ, ठीक है। चूंकि वेपर प्रेशर इंक्रीज हुआ है तो ये क्या शो करेगा, क्या शो करेगा, शो करना चाहिए तो वेपर प्रेशर इतना, ये शो करेगा इतना, इसलिए ये पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं, ठीक है, इसलिए ये पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं। इसी तरीके से नेगेटिव डेविएशन में क्या होगा, पहले जो फोर्स लग रहा होगा, पहले जो फोर्स लग रहा होगा उसमें क्या होगा, पहले जो फोर्स लग रहा होगा वो कमज़ोर होगा, ठीक है, और होस्ट जो न्यू मॉलिक्यूल्स आए वो क्या किए, उनके साथ वो स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग बना लिए, ठीक है। तो अब क्या है, उसको तोड़ने में, जो बॉन्ड बना वो उसको तोड़ने में ज़्यादा एनर्जी उल्टा लगने लगा, ठीक है। तो इस कारण से क्या होगा कि वेपर प्रेशर उस समय डाउन होता है, ठीक है। फिर से एक बार कंक्लूड करते हैं इस चीज़ को। जैसे ए जो मॉलिक्यूल्स है या फिर बी जो मॉलिक्यूल्स, ठीक है, जैसे ए मॉलिक्यूल्स को तोड़ने में 10 जूल एनर्जी खर्च हो रहा, मेरे पास टोटल कितना है 100 जूल, ठीक है। अब बताइए कितना मॉलिक्यूल्स निकलेगा यहाँ से, 10 जूल एनर्जी खर्च हो रहा है तो 20 मॉलिक्यूल्स यहाँ से निकलेंगे, क्योंकि एक मतलब 20 वेपर बनेंगे, ठीक है, इस तरीके से।
लेकिन जैसे ये BB को हम इधर एंट्री दिए तो ये क्या हुआ, इन दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा था वो क्या हुआ, कमज़ोर होना स्टार्ट हुआ। कमज़ोर होने से क्या हुआ, अब सपोज करते हैं कि ये जो फोर्स लग रहा है वो सिर्फ 9 जूल में ही ये क्या हो रहा है, वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है। तो क्या होगा, 100 डिवाइडेड बाई 9 कीजिए इंटू 2, तो क्या होगा, मोर देन 20 आएगा। मोर देन 20 मॉलिक्यूल्स वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होंगे। जितना ज़्यादा मॉलिक्यूल्स उतना ज़्यादा वेपर प्रेशर, ठीक है, इसलिए ये पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं। इसका जस्ट अपोजिट क्या होगा, निगेटिव डेविएशन, ठीक है। आपके बुक में पॉजिटिव डेविएशन और निगेटिव डेविएशन का एग्जाम्पल दिया हुआ है, ठीक है। एग्जाम्पल अब जैसे निगेटिव डेविएशन का कुछ नहीं, एग्जाम्पल एसीटोन को हटा करके, सॉरी इसमें अल्कोहल को हटा करके एसीटोन को रखिए, अल्कोहल को हटा के क्लोरोफॉर्म ले लीजिए, CHCl3, ठीक है, ये ले लीजिए। क्लोरोफॉर्म प्लस एसीटोन का जो मिक्सचर होगा वो क्या करता है, वो फॉर्म करता है क्या चीज़, क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन का जो मिक्सचर है वो फॉर्म करता है क्या, निगेटिव डेविएशन को दिखाता है। इसमें क्या होगा, इन दोनों के बीच में क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन जाता है। पहले हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं रहता इन दोनों के बीच में, लेकिन जैसे ही एसीटोन आता है, एसीटोन का मतलब किस तरीके से, C डबल बॉन्ड O, इधर CH3 इधर CH3, ठीक है। और यहाँ पर दिखाता हूँ मैं अच्छे से, तो पॉजिटिव डेविएशन का एग्जांपल कौन सा हुआ, पॉजिटिव डेविएशन कौन सा कर रहा है, पॉजिटिव डेविएशन का एग्जांपल है आपका, पॉजिटिव डेविएशन का एग्जांपल है अल्कोहल C2H5OH और प्लस एसीटोन C डबल बॉन्ड O CH3 ये है आपका। निगेटिव डेविएशन का ये कौन सा शो कर रहा है, पॉजिटिव डेविएशन। निगेटिव डेविएशन का एग्जांपल एक याद रखिए, क्या चीज बोर्ड में बहुत बार पूछा गया, एग्जांपल गिव द एग्जांपल ऑफ निगेटिव डेविएशन, ठीक है। सिंपली इस अल्कोहल को हटाइए, क्लोरोफॉर्म डाल दीजिए। क्लोरोफॉर्म किस चीज में यूज करते हैं बताइए, क्लोरोफॉर्म CHCl3 प्लस C डबल बॉन्ड O, इस तरीके से CH3 अब ये जो होगा वो क्या होता है, यहाँ पर निगेटिव डेविएशन शो करता है। क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पर कार्बन और ऑक्सीजन इस तरीके से लीजिए, कार्बन और ऑक्सीजन, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसका, ऑक्सीजन का ज़्यादा, निगेटिव, इस पे पॉजिटिव, और CH, हाँ तो देखिए यहाँ पे किस तरीके से, क्यों ये पॉजिटिव डेविएशन निगेटिव डेविएशन शो कर रहा था। सबसे पहले इन दोनों के बीच में ये एसीटोन है, एसीटोन में कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होता, ठीक है, आप डाइपोल इंटरेक्शन से आपस में जुड़े हुए था। अब जब एसीटोन को हम क्लोरोफॉर्म से ऐड किए, मिक्स किए, तो क्या हुआ, इस ऑक्सीजन और इस हाइड्रोजन के बीच में क्या हुआ, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनना स्टार्ट हुआ, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग हम जानते हैं किसके बीच में, फोन एंड हाइड्रोजन, इसके बीच में यदि इंटरेक्शन मिले तभी हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म होता है, ठीक है। तो यहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड बनने के कारण क्या हुआ, हाइड्रोजन बॉन्ड जो कि बन रहा है इसके कारण क्या होगा, एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। तो अब जो मॉलिक्यूल्स इजीली रिलीज हो रहे थे, वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो रहे थे, वो अब इस बॉन्ड के कारण आसानी से वेपर फॉर्म में नहीं बन रहे हैं, ठीक है। जिसके कारण वेपर प्रेशर क्या होगा, घटना स्टार्ट होगा, वेपर प्रेशर घटना स्टार्ट होगा। जिसके कारण ग्राफ क्या है वो हम रोल्स लॉ से नीचे ले जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल, 2 एग्जाम्पल लिख दिए, एग्जाम्पल ऑफ पॉजिटिव डेविएशन, एग्जाम्पल ऑफ निगेटिव डेविएशन। ये तो हम आपको बता ही दिए, इथेनॉल और एसीटोन, एग्जाम्पल किसका है, इथेनॉल पॉजिटिव डेविएशन का, इथेनॉल यहाँ फिनॉल और एनिलीन एंड क्लोरोफॉर्म एसीटोन दिखाई दिए हमको निगेटिव डेविएशन का, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग अब डिस्कस करते हैं एक छोटा सा टॉपिक है जो एजियोट्रॉप्स, ठीक है। एजियोट्रॉप्स एक टॉपिक है जिसको हम डिस्कस करते हैं। देखिए एजियोट्रॉप्स का मतलब क्या होता है, वैसा मिक्सचर, ठीक है, ऐसा मिक्सचर जो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के बाद अलग ना, ठीक है। मतलब कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, देखिए सेपरेट कोई चीज़, कोई एक मिक्सचर है, उसको अलग करने के लिए सिंपल डिस्टिलेशन आप क्लास 9 में पढ़े होंगे, सिंपल डिस्टिलेशन मेथड, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड, ठीक है। सॉल्यूशन है उसको अलग करना है तो सिंपल डिस्टिलेशन, और यदि बॉइलिंग पॉइंट यदि नियर अबाउट मतलब 10 डिग्री या 20 डिग्री के नीचे है, दोनों कंपेरेबल है, ठीक है, तो उसमें हम लोग यूज करते थे किसको, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। लेकिन एक ऐसा मिक्सचर जिसको हम लोग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से भी अलग नहीं कर सकते हैं, सेपरेट आउट नहीं कर सकते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं एजियोट्रॉप। तो आखिर होता क्या है और क्या क्या इसके बारे में है जानकारी।
एजोट्रोप्स का मतलब एक मिक्सचर ऐसा लेंगे जिसका लिक्विड फेज में और वेपर फेज में दोनों फेज में कंपोजिशन जो होना चाहिए वो सेम होना चाहिए। ठीक है, लिक्विड फेज और वेपर फेज में कंपोजिशन सेम का मतलब क्या होगा कि सपोज सॉल्यूशन मेरे पास है, ठीक है, सॉल्यूशन मेरे पास है और उसका मोल फ्रैक्शन क्या होगा, सॉल्यूशन में मोल फ्रैक्शन इसका 0.7 0.3 लिक्विड फेज में, और यही मोल फ्रैक्शन यदि वेपर फेज में वेपर फॉर्म हो रहा है उसमें भी मोल फ्रैक्शन यदि 0.7 और 0.3 है, तो ऐसे सॉल्यूशन को हम लोग क्या बोलते हैं, एजोट्रोप्स। ठीक है, लेकिन इसमें एक खासियत यह है कि एजोट्रोप्स ऐसा नहीं कि हम जैसे हम एग्जांपल दिए इथेनॉल और वाटर, ठीक है, इथेनॉल और वाटर, अल्कोहल और वाटर जो है हम लोग मिलाए अल्कोहल वाटर एजोट्रोपिक मिक्सचर फॉर्म करते हैं। तो ऐसा नहीं कि किसी भी कंसंट्रेशन पर, ठीक है, वो एजोट्रोपिक मिक्सचर बन जाएंगे, नहीं, ये गलत है। जो कंपोजिशन है मतलब कि कंसंट्रेशन जो है वो भी फिक्स होना चाहिए। ठीक है, इथेनॉल और वाटर एक एजोट्रोप की तरह ट्रीट करते हैं, लेकिन कैसा, वॉल्यूम का जो रेशियो होना चाहिए वो 95%, मतलब 95% इथेनॉल और 5% वाटर होना चाहिए। उसी तरीके से HNO3 और वाटर का जो मिक्सचर है वो एक एजोट्रोप की तरह ट्रीट करता है। ध्यान से सुनिएगा, HNO3 एंड वाटर का जो मिक्सचर है वो भी एक एजोट्रोप की तरह यूज होता है, लेकिन कंसंट्रेशन इंपॉर्टेंट है। यदि कंसंट्रेशन नहीं कि कंसंट्रेशन कुछ भी हम ले लेंगे तो आप एजोट्रोप की तरह ट्रीट करेगा, ऐसा नहीं। कंसंट्रेशन उसमें कितना रखना रहता है, 68% HNO3, ठीक है, 68% HNO3 रखिएगा, तभी जाकर वो क्या होगा, एंड 32% वाटर, यदि ऐसा रखते हैं तब वो एजोट्रोप की तरह ट्रीट होता है, और उसको हम लोग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से भी अलग नहीं कर सकते। लिक्विड फेज में और वेपर फेज में भी मोल फ्रैक्शन सेम होगा उसका। ठीक है, तो अब आप को कुछ होमवर्क दे रहा हूँ। एक्सरसाइज में 2.13 एंड 2.14 क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिएगा, और उम्मीद है कि जो हम एक्सरसाइज का क्वेश्चन दिए थे बनाने के लिए वो आप सॉल्व किए होंगे। और इन टेक्स्ट क्वेश्चन में 2.8 भी आपसे बनने वाला है, वो भी आप ट्राई कीजिए। ठीक है, थैंक यू सो मच।